हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल क्लासेस। ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप देखने वाले हैं। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है और एकमात्र ऐसा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसके साथ भारत की सीमाएं लगती हैं। अब भारत के 4 राज्यों की सीमाएं इसके साथ लगती हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। ठीक है। जो टोटल अगर लैंड बाउंड्री की बात करें तो 1600 के करीब की किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं। और अगर मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो अराउंड 720 किलोमीटर की सीमाएं म्यांमार के साथ लगती हैं। तो जियोग्राफिकल जो प्रॉक्सिमिटी है वो काफी क्लोज है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ। और जो ये रिलेशनशिप का बेसिस है वो आप देख सकते हो, जो हमारा शेयर्ड शेयर्ड हिस्ट्री है। शेयर्ड हिस्ट्री में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि म्यांमार काफी समय तक ब्रिटिश इंडिया का पार्ट रहा है और 1935 में जो एक्ट था उसके तहत इसको अलग किया गया था। ठीक है, आप सुनते होगे कि इतिहास में पढ़ा होगा आपने कि किसी को भी मांडले जेल में भेजा जाता था। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था मांडले जेल में। आर्टिकल 124 एक जो राजद्रोह का आरोप है उनके ऊपर लगाया गया था, जब 1908 1908 या 9 के करीब। ठीक है। तो ये जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है और कल्चरल है। कल्चरल बेसिस पे भी रिलेशनशिप आप डिफाइन कर सकते हैं दोनों देशों के बीच में। रिलीजियस है, रिलीजियस एंड एथनिक। एथनिक में हमारे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के स्टेट्स हैं उनकी काफी क्लोजनेस है इन देशों के साथ, जो एथनिक समानता है। और कई परिवार तो पारिवारिक संबंध भी है उनके बीच में। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ज्योग्राफिकल एक लोकेशन आप देख लो म्यांमार के। दिस इज म्यांमार। इसकी सीमा चाइना के साथ भी लगती है और इंडिया के साथ भी लगती है। ठीक है, थाईलैंड के साथ, लाओस के साथ भी लगती है, बांग्लादेश के साथ भी थोड़ी सी सीमा लगती है। ठीक है। तो ये एक म्यांमार का लोकेशन है। और म्यांमार जो है जियो स्ट्रेटेजिक, अगर बात करें हम, जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इंडिया की जो 3 पॉलिसीज हैं उनमें म्यांमार का एक तरीके से काफी महत्वपूर्ण रोल देखा जा सकता है। एक तो आप कह सकते हो लुक ईस्ट एशिया की जो पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी है, एंड एक्ट ईस्ट और एक्सटेंडेड नेबरहुड की जो पॉलिसी है इंडिया की, उसमें म्यांमार एक तरीके से कॉन्फ्लुएंस के जोन में आता है। ठीक है, संगम पर स्थित है। यहाँ से इंडिया जो है लुक ईस्ट पॉलिसी को अपने परस्यू करने में इसको म्यांमार की बिल्कुल ही जरूरत है। साथ ही आप अगर इसमें एक और ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हो इंडो पैसिफिक, राइट। So this is on the threshold of these all schemes, policies of India. म्यांमार की अगर भारत के साथ संबंध जो है वर्तमान सरकार के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5V से डिफाइन होकर के निकलते हैं। ठीक है। एक तो है आपका बुद्धिज्म, फिर बिजनेस, बॉलीवुड भी है, भरतनाट्यम, एंड बर्मा टीका। ये 5 बेसिस पे जो है इंडिया का रिलेशनशिप टिका हुआ है म्यांमार के साथ। तो आप देख सकते हो कि म्यांमार की क्या इंपॉर्टेंस है। और दूसरा, मल्टीलेटरल जो कोऑपरेशन है उसमें भी म्यांमार का काफी महत्वपूर्ण रोल है। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन की बात अगर करें तो जो बिम्स्टेक, उसमें
म्यांमार का और इंडिया का काफी रोल है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि एक आप म्यांमार के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो काफी क्लोज है। बुद्धिज्म की बात अगर की जाए यहाँ पे, तो बुद्धिज्म जो है म्यांमार का मेजर रिलीजन है, और जो है हर साल जो है लाखों, मतलब सैकड़ों लाखों लोग, आप कह सकते हो कि इंडिया में जो उनका जो तीर्थ स्थल है, जो उनके पिलिग्रिम्स प्लेसेस हैं, वो कहाँ पे हैं? वो इंडिया में है। क्योंकि बुद्धिज्म है तो ऑफकोर्स इंडिया में होगा, क्योंकि इंडिया में बुद्धिज्म का ओरिजिन इंडिया में है। बुद्धिज्म यहीं पे पला बढ़ा, राइट। और बहुत सारे यहाँ पे इंडिया में बुद्धिज्म के पवित्र स्थल भी हैं, तो जहाँ पे सैलानी विजिट करते हैं। तो इसकी वजह से पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है वो काफी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो बैकग्राउंड में आप ऐसा कह सकते हो कि जो हमारा म्यांमार का जो ऑफिशियली जो रिलेशनशिप शुरू हुआ था, वो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो 1951 में साइन किया गया था उससे। और जो हमारे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने म्यांमार की यात्रा की थी 1987 में। यहाँ से म्यांमार और भारत का जो रिलेशनशिप है वो शुरू हुआ था। और जो भारत और म्यांमार का रिलेशनशिप है वो मल्टी फैसेट रिलेशनशिप है, बहुआयामी रिलेशनशिप है। ठीक है, यहाँ इसके साथ जो इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो भी हमने बातें की, एथनिक रिलीजियस टाइज जो है, और जो शेयरिंग ज्योग्राफी है, लैंड बॉर्डर है, मैरीटाइम बाउंड्री है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये सारे मल्टी फैसेट रिलेशनशिप बनाते हैं। यानी कि रिलेशनशिप के जो डायमेंशंस हैं ना वो बहुत सारे हैं। बहुत सारे जगहों पे इनके बीच में कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन के लिंक्स मौजूद हैं, जो दोनों देशों के बीच में परसू किया जा सकता है। जो स्टेटिस्टिक लोकेशन जो म्यांमार की है, वो एक तो जो सेंटर है साउथ इंडो साउथ ईस्ट एशिया का ज्योग्राफी का, उसके बिल्कुल बीच में है। आपने जैसे कि मैप में देखा था, तो इसकी वजह से इसका ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी इंडिया के लिए काफी महत्वपूर्ण है। एकमात्र ऐसा साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जिसके लैंड बॉर्डर जो है नॉर्थ ईस्टर्न एशिया इंडिया के साथ लगते हैं। और ये हमने बताया था कि 1624 किलोमीटर लंबी सीमा है। 725 किलोमीटर मैरीटाइम बाउंड्री है इंडिया और म्यांमार के बीच में। और द कन्फ्लुएंस ऑफ द टू फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स, जैसे मैंने शुरू में बताया था, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। अब हमारे पास 5 पॉलिसीज हो गई। कौन कौन सी? एक तो लुक ईस्ट, ठीक है, एक एक्ट ईस्ट, एक एक्सटेंडेड नेबरहुड, एक नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है, और एक इंडो पैसिफिक। 5 पॉलिसीज जो इंडिया के म्यांमार से हम अचीव कर सकते हैं, मतलब इन इसको एक तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए जो है एक लैंड ब्रिज के रूप में साउथ एशिया और फिर साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करने के लिए म्यांमार का यूज किया जा सकता है इंडिया के द्वारा। दोनों के रिलेशनशिप अगर बनता है तो इस तरीके से चीजें बदल सकती हैं इंडिया के फेवर में। अगर भारत को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बननी है तो पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारना और मजबूत करना होगा। ऑब्वियसली अगर इंडिया को एक असर्टिव पावर बनना है, रीजनल प्लेयर बनना है एशिया में, तो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बिल्कुल ही सही रखना पड़ेगा। क्योंकि जो पड़ोसी देश के साथ संबंधों को सही रखने से ये होगा कि जो इंडिया के इंटरनल मैटर्स है ना, उन पे भी इंडिया फोकस कर सकता है। लाइक अगर इंडिया का के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, तो अगर हमारे बॉर्डर्स पे अनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वहां पे वायलेंस हो रहा है, तो अस्थिरता है, तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे? हम अपने इंटरनल मैटर्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो शिवशंकर मेनन जो हमारे फॉर्मर डिफेंस सलाहकार थे, उन्होंने भी कहा था कि सॉरी मैं एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के थे वो, तो उन्होंने भी कहा था कि जो पड़ोस है ना, वहां पे शांति होनी चाहिए। वहां की शांति इसलिए नहीं चाहिए कि हमको जो है उनके उस देश में की बहुत चिंता है, इसलिए चाहिए कि हमको हमारे
देश की चिंता है, और हमारे देश के अंदर जो है ना, वो जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो हमारे देश के लोगों का विकास है, वो इससे ही गाइडेड होता है। मतलब अगर पड़ोस में अस्थिरता है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फोकस ऑन योर ओन पीपल। ठीक है, तो इसलिए रीजनल पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारना होगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा है वो है चाइना, जो भारत के प्रभाव को इस भारत के ही पड़ोसी देशों में कम करने में लगा हुआ है। ठीक है, भारत की इंसर्कलमेंट में लगा हुआ है, और ये जो है म्यांमार में और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस गेन करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, भारत और चीन दोनों म्यांमार में प्रभाव बढ़ाने में लगे हैं, लेकिन चाइना इंडिया को कंपीट करने की कोशिश में लगा हुआ। आप एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हो कि जो भारत का सागर जो पॉलिसी है सागर की, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसके तहत भारत म्यांमार के सितवे पोर्ट को जो राखिन स्टेट है म्यांमार का वहां पे है, उसको डेवलप कर रहा है। और सितवे पोर्ट जो है इंडिया का एक तरीके से हम जवाब मान सकते हैं, आंसर आंसर मान सकते हैं किसका, चाइनीज जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो क्यू क्यू पोर्ट्स चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ये भी सेम राखिन प्रोविंस में ही है उसके। ठीक है, तो चाइना का जो राखिन प्रोविंस में आप ये देखो यहाँ पे जिसे सितवे, ठीक है, और यहीं पे क्यूब के भी है, क्यू भी है। तो ये राखिन जो प्रोविंस है, यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक जो इसका जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहां पे इंडिया सितवे पोर्ट के द्वारा चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों देश जो है म्यांमार में अपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से इंडिया का सी रूट है, ठीक है, 539 किलोमीटर का, जो सितवे पोर्ट तक आएगा। फिर यहाँ से रोड के माध्यम से ये हम नॉर्थ ईस्ट के साथ अपनी कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जा रहा है। ये जो कालादान मल्टी मॉडल कालादान प्रोजेक्ट है, उसके तहत इसमें 158 किलोमीटर जो है रिवर कालादान नदी वाटरवेज है। ठीक है, फिर 129 किलोमीटर म्यांमार में ये रोड मार्ग के द्वारा हम मिजोरम से जुड़ रहे हैं यहाँ पे। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और नार्केट जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग और नार्कोटिक ट्रेड रूट्स, जो गोल्डन ट्रायंगल हमने पिछली क्लासेस में देखा था, उसके कारण जो यहाँ पे थ्रेट्स हैं, उससे निपटने के लिए म्यांमार की और इंडिया की आर्मीज के जो ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, जैसे कि लाइक सनसाइन, या यू कैन से इट्स सनराइज, आई थिंक। ठीक है, सनराइज जो ऑपरेशन सनराइज था, जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था इंडिया के द्वारा बॉर्डर पे। ठीक है, क्योंकि जो बॉर्डर है हमारा ना, वहां पे कुछ अलगाववादी तत्व है, जैसे कि नेशनल सोशलिस्टिक रिपब्लिक ऑफ नागालैंड। ठीक है, फिर नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ द नागालैंड ने जो म्यांमार के अराकान सॉल्वेशन आर्मी और काचिन जो सेपरेटिस्ट थे, उनके साथ मिल करके म्यांमार में जो भारत की ऊर्जा प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उसको निशाना बनाने का प्लान बनाया था। और साथ ही जो हमारे जो कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन पे भी निशाना बनाने की योजना उनके द्वारा बनाई जा रही थी। ठीक है, तो फिर क्या किया गया कि फेब एंड मार्च 2019 में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया। ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक, जिसमें इंडिया और म्यांमार दोनों की सेनाओं ने एक साथ ऑपरेशन किया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सनराइज। ठीक है, जिसमें जो वहां के अलगाववादी और ये जिन लोगों का कैंप चल रहा था वहां पे, उसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, अभी हाल ही में दोनों देशों के साथ जो है ऑपरेशन सनराइज 3 भी चलाया गया। ठीक है, इस तरीके से दोनों देश की आर्मीज मिलकर के बॉर्डर पे जो इस तरीके की अनस्टेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए तत्व हैं, उनको काउंटर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक काफी महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की सिक्योरिटी के लिए भी, और म्यांमार और इंडियन आर्मी के बीच में जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलते हैं उसमें कोऑपरेशन के लिए भी। ठीक है,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो भारत की बहुत सारी कंपनियां जो हैं वहाँ पे इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट्स वहाँ पे किया हुआ है, बेस मुख्यतः जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एन एरियाज में। ठीक है, साथ ही बहुत सारी कंपनियां एसआर, गेल एंड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, वहाँ पे एनर्जी सेक्टर में भी उन्होंने काफी निवेश किया हुआ है। ठीक है, भारत का जो मेड इन इंडिया है उसके तहत आर्म इंडस्ट्री को इंडिया काफी मतलब होपफुली उसको बढ़ा रहा है, ताकि जो है म्यांमार, क्योंकि एक की मिलिट्री एक्सपोर्ट करने वाले के रूप में उभर रहा है, तो इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को गेन भुनाना चाहता है। और ठीक है, और हथियारों का और मेड इन इंडिया के तहत जो है हथियार जो बनाए जाएंगे वो म्यांमार को भी दिए जाते हैं इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा म्यांमार इंडिया का जो रिलेशनशिप है उसमें मुख्यतः चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। तो अगर चुनौतियों की बात किया जाए तो जो भारत और म्यांमार के जो जो संबंधों की क्षमता है उसके काफी हम अभी नीचे हैं। अभी ज्यादा हमारा जो रिलेशनशिप है बिलो द पोटेंशियल लाइन। ठीक है, इसका एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वहां चल रहा है ना, वो एक तरीके से ये देखिए स्नेल की गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, शनेल को जो वो हिंदी में आई एम नॉट एबल टू, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, स्नेल यानी कि आप कह सकते हो बहुत स्लो बढ़ रहा है। और जो इंडिया के बाकी जो इंडिया की डिलीवरी सिस्टम है, प्रोजेक्ट डिलीवरी सिस्टम, उसमें काफी कमियां हैं। तो ये तो एक ये जो है चुनौती है, जो हमारा जो प्रोजेक्ट्स है उसकी रफ्तार को बढ़ाना ही पड़ेगा इनफैक्ट। अब यहाँ पे एक रोहिंग्या का जो इशू है, ठीक है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, चैलेंजेस है। जैसे कि जो 40,000 रोहिंग्याज है, 40,000 जो रोहिंग्या है ना, मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम, ये मुस्लिम है। ठीक है, और ये इनको म्यांमार में नागरिकता से वंचित रखा गया है, जो कि इंडिया से शरण मांग रहे हैं या इंडिया में शरणार्थी बनना चाहते हैं। ठीक है, बिकॉज वहां पे उनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन काफी तेजी से हो रहा है, मतलब इनको एक तरीके से मारा जा रहा है। लेकिन शरणार्थियों के कारण जो इंडिया की कंडीशन है, वो उसमें इंडिया के जो रिसोर्सेज हैं उस पर काफी दबाव है। ठीक, तो इसलिए इंडिया क्या चाहता है, और दबाव के साथ साथ ये भी है कि वहाँ के जो यूथ है ना, जो रेडिकलाइज किए जा रहे हैं, ठीक है, उनसे भी इंडिया में खतरा है। जैसे कि आप देखोगे कि कुछ समय पहले बहुत मतलब जो ये नालंदा में बौद्ध मठों पर भी आतंकवादी हमले हुए थे, तो बाद में पता चला था कि उनमें ये रोहिंग्यास के भी हाथ पाए गए थे। ठीक है, इसकी वजह से इंडिया क्या चाहता है कि जो रिफ्यूजी हैं, जो ये रोहिंग्या मुस्लिम हैं, उनको वापस म्यांमार में ही सेटल किया जाए। ठीक है, अगर हम बात करें रोहिंग्या इश्यू की, तो रोहिंग्या जो मुसलमानों का मामला है, तो रोहिंग्या निर्जाति समूह है, एक एथनिक ग्रुप है। ठीक है, जो कि म्यांमार की मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और म्यांमार के पश्चिमी प्रांत राखीन में ये लोग रहते हैं। जो हमने देखा देखा था मैप में, राखीन प्रोविंस में जो बहुत सारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के म्यांमार के साथ, वो चल रहे हैं। और ये बर्मीज जो लैंग्वेज है ना, उसका विरोध करने के लिए बंगाली डायलेक्ट बोलते हैं, बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं, बर्मीज लैंग्वेज को ये प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, और म्यांमार सरकार ने इनको नागरिकता देने से मना कर दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो ये हिस्टोरिक समस्या है। जो ये रोहिंग्या मुस्लिम है, कहा जाता है कि म्यांमार का कहना है कि जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको अंग्रेजों ने ला करके यहाँ पे बसाया था। वो म्यांमार के नागरिक म्यांमार के नहीं है, वो शुरू से ही म्यांमार में नहीं रह रहे। म्यांमार सरकार इनको इस तरीके से नागरिकता देने से मना करती है। ठीक है, अभी अगस्त 2017 में, ठीक है, रोहिंग्या और म्यांमार के जो सैन्य बल हैं उनके बीच में हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी। और स्थानीय उसके साथ जो स्थानीय जिसकी वजह से जो स्थानीय बौद्ध थे, बुद्धिस्ट, लोकल जो बुद्धिस्ट थे, मॉब भीड़, उन्होंने सिक्योरिटी पर्सनल की सहायता करी थी रोहिंग्यास को मारने में, प्रोसिक्यूट करने में। और इस क्लैश की वजह से जो है ना, रोहिंग्या अपना जो वो देश छोड़ करके
बाकी आस पास पड़ोस पड़ोस के देशों जैसे बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया यहाँ पे जाने लगे। ठीक है, और जो अभी भी रोहिंग्या के साथ म्यांमार में भेदभाव जारी है। अभी हाल ही में जो बांग्लादेश ने क्या किया है, जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज हैं उनको भाषण चार आइसलैंड जो उसका है, वहां पे कोक्स बाजार है जो कि पहले से ही ओवर क्राउडेड है, जो कैंप्स है वहां पे इनको सेटल करने या रिलोकेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो कि काफी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया है और यहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। तो इस दृष्टिकोण से रोहिंग्यास का जो इश्यू है अभी भी एक काफी बर्निंग इश्यू बना हुआ है दोनों देशों के बीच में। रोहिंग्यास के इश्यू से न सिर्फ म्यांमार के साथ इंडिया के संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है, जबकि बांग्लादेश के साथ भी संबंधों पर प्रभाव पड़ रहा है। और जो रोहिंग्यास है ना, वो राखिन जो स्टेट है म्यांमार का, हाँ, जहाँ पे काफी कई सारे जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं इंडिया और म्यांमार के बीच में, जैसे कि कालादान मल्टी मॉडल हाईवे, और इसी रीजन में कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये प्रोजेक्ट्स हैं इनकी गति स्लो हो गई, और इसकी वजह से जो हमारा द्विपक्षीय संबंध है यहाँ म्यांमार के साथ वो गड़बड़ चल रहा है। ये देखो आप यहाँ पे राखिन प्रोविंस, ठीक है, ये राखिन प्रोविंस है और रोहिंग्या यहाँ पे रहते हैं। वेस्टर्न प्रोविंस है म्यांमार का जहाँ पे रोहिंग्या रहते हैं। रोहिंग्या को जो है यहाँ जो बुद्धिस्ट जो मेन यहाँ पे रिलीजन है उससे अलग है, और म्यांमार में पाए जाने वाले सबसे बड़े मुस्लिम एथनिक ग्रुप्स हैं। तो रोहिंग्या का इश्यू जो है अभी भी काफी, और यहाँ पे मानवाधिकारों का बहुत ज्यादा हनन होता है। जो ये म्यांमार गवर्नमेंट है, क्योंकि उनको अब जब वो नागरिकता ही नहीं दे रहे हैं तो फिर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करना तो बिल्कुल ही एक तरीके से वो अपनी तरफ से जायज कहेंगे उसको। और अगर नागरिकता नहीं दे रहे हैं तो वो लोग तो बिल्कुल स्टेटलेस एक कंडीशन में रह रहे हैं। तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो रोहिंग्यास का जो पुनर्वास है, और म्यांमार को इस समस्या को समाधान करना ही चाहिए किसी भी हाल में। ठीक है, और अगली जो चुनौती है वो है चाइना की जो बढ़ती हुई म्यांमार में प्रेजेंस है, उपस्थिति है। चाइना यहाँ पे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, विभिन्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्यूपोर्ट्स जो चाइना वहाँ पे बना रहा है। ठीक है, और चाइना के लिए ये एक तरीके से सामरिक चुनौती है, जो चाइना सॉरी इंडिया के लिए एक तरीके से ये एक सामरिक चुनौती है। चाइना का जो प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ रहा है। यहाँ पे इंडिया ने कुछ एक और चुनौती आप कह सकते हो कि इंडिया ने जो म्यांमार से दालों का इंपोर्ट होता था उस पे रोक लगा दिया, जिसकी वजह से म्यांमार गवर्नमेंट में ट्रेड का जो पोर्शन है इंडिया के साथ उसमें उसको थोड़ा घाटा हुआ। तो ये भी एक तरीके से चुनौती है। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें जो, तो म्यांमार के साथ जो हमारा संबंध है वो काफी एक तरीके से अगर कल्चरल दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ही इनहेंस्ड है। ठीक है, यहाँ के जो बौद्ध मतावलंबी हैं वो भारत की धार्मिक यात्रा पर आते रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो भारत में पीपल टू पीपल जो कांटेक्ट है म्यांमार के साथ वो काफी स्ट्रांग है बुद्धिज्म के बेसिस पे। ठीक है, पर्यटन मंत्रालय जो है प्रत्येक 2 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन करता है, जहाँ पे जो बहुत सारी जगहों से बुद्धिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं। इंडिया और म्यांमार के बीच में बुद्धिस्ट सर्किट इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसमें जो टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे आएंगे, और इंडिया के जो इससे जो है दोनों देशों के बीच में बुद्धिस्ट मेजोरिटी जो म्यांमार की है वो भी आएंगे। तो इस तरीके से पीपल टू पीपल कांटेक्ट काफी स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, तो इंडिया को डिप्लोमेसी में अपने जो है जो बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी है, बुद्धिज्म डिप्लोमेसी है, उनका काफी यूज करना चाहिए, भरपूर यूज करना चाहिए। दिस कुड आल्सो बिल्ड अप इंडिया डिप्लोमेटिक रिजर्वायर ऑफ द गुडविल एंड ट्रस्ट विथ बोथ मेजोरिटी कंट्रीज सच एज म्यांमार। तो म्यांमार पर्यटन मंत्रालय जो है हर 2 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन भी आयोजित करता है। कनेक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया का जो इंडिया का एम्बिशन है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2024, उसमें म्यांमार काफी महत्वपूर्ण रोल रखता है। ठीक है, तो इसलिए जो कनेक्टिविटी है वो सेंट्रल होना चाहिए हमारे जो मुद्दे हैं उसमें, और उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे कि म्यांमार के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो भी बूस्ट किया जा सकता है।
और इसी संदर्भ में जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवेज, ठीक है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट, ये इनका जो फाइनेंस है वित्त है वो तेजी से किया जाना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंडिया म्यांमार और थाईलैंड जो मल्टी मॉडल जो सॉरी सॉरी ट्राइलेटरल जो हाईवे है वो इस तरीके से बनाया जाएगा, दोनों मोरे टामू से लेकर के मेवाड़ी मेई साउथ तक थाईलैंड में। और इसको जो है फर्दर अब आगे और भी देशों में जो है इसको आगे बढ़ाने की पर बात हो रही है, जैसे कि अब इसको लाओस कंबोडिया वियतनाम तक इसका विस्तार किया जा सकता है। ठीक, तो ये एक कनेक्टिविटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस कनेक्टिविटी के आधार पर जो है इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी आसानी से जुड़ सकता है, जो हमारा रोड इसका विस्तार किया जाएगा लाओस कंबोडिया और वियतनाम तक। तो आप देख सकते हो कि म्यांमार जो है कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए लुक ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अगर देखा जाए तो। जो रोहिंग्या का इश्यू है उसको जल्दी से जल्दी जो है रिजॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो म्यांमार के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी प्रभावित हो रहा है। ठीक है, और इसमें इससे क्या है कि जो सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और जो मल्टीलेटरल जो फोरम्स हैं उसमें भी कोऑपरेशन को बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब उस पर कॉन्टिन्यूसली प्रयास किया जाना चाहिए। जो जैसे कि आसियान है, आसियान में इंडिया जो है मेंबर तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट है, और जो बिम्स्टेक है उसमें भी इन दोनों पर जो है दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत किया जाना चाहिए और ज्यादा इस पर प्रयास करते रहना चाहिए। और हमें जो है म्यांमार की स्टेबिलिटी पर भी ध्यान देना है, तो इसलिए क्या करना चाहिए वहाँ पे डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं, चूंकि इंडिया जो है बहुत सारे वहाँ के म्यांमार के कुछ जो सांसद थे उनको डेमोक्रेसी का ट्रेनिंग भी दे रहा था। इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है म्यांमार में जो वहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम करता है। चाइना तो चूंकि लोन देता है बीआरआई के तहत, ठीक है, लेकिन इंडिया वहाँ पे जो सामाजिक आर्थिक विकास है उस पर भी फोकस कर रहा है। जो म्यांमार की प्रॉब्लम्स हैं जैसे सीमा पे ड्रग ट्रैफिकिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें भी इंडिया म्यांमार के साथ मिल करके काम कर रहा है। तो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेमोक्रेसी के लिए ट्रेनिंग, ये सब जो काम इंडिया वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव कर रहा है, इससे इंडिया को चाइना के खिलाफ जो है लेवरेज मिला हुआ है म्यांमार में, तो ये इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। तो होपफुली आपको इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप में काफी कुछ समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट जो क्लास है हमारी उसमें भी हम इंडिया म्यांमार रिलेशन से संबंध में ही जो कूफ है जो अभी हाल ही में हुआ था, जो फरवरी 2021 में हुआ था तख्ता पलट, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर हम म्यांमार और इंडिया रिलेशनशिप पर ही देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाए गए किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूंगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे सभी की हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।